हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की चल रही है। तो यहाँ पे हमने इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि है हमारा फेवरेट और वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक जो कि इकॉनमी है। तो इस बार भी टॉपिक्स जो है बहुत भर भर के है। 9 टॉपिक है टोटल, बट कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज़ के साथ ये जो आपका एनबीएफसी से इसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। डिजिटल लेंडिंग के बारे में बात करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में कैसा है इसके बारे में आपको बताऊंगी। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपको पता है कि रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार यहाँ पे आर्टिकल्स हैं और इकॉनमी की जो बेसिक पॉइंट है वो भी आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। सो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है सारी वीडियोस तो प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, और भी प्रीवियस मंथ की भी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आप लोग देख सकते हो। चलिए आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आज तो आप लोग के लिए क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक छोटी सी नोटिस है तो इसको ध्यान में रखिए। विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग को यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज़ से ज्वाइन होनी है तो आप लोग मेल कर सकते हो ऋषिका CH77@gmail.com, जिसमें आपको फर्दर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप लोग का पेमेंट मोड है, इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग को टेलीग्राम लिंक एक मिलेगा और उसमें आप लोग को ज्वाइन कर लिया जाएगा। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एनबीएफसीज़ के रेगुलेशन के साथ। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आरबीआई के द्वारा कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस लाया गया है और कुछ रेगुलेटरी अप्रोच को भी शिफ्ट किया गया है हमारे इंडिया के जितने भी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज़ हैं उनके बारे में, उनके लिए। तो ये एनबीएफसीज़ होते क्या हैं और क्या ये हमारे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में अपना रोल प्ले करते हैं, इसको समझते हैं। एक एनबीएफसी, जिसको आप लोग नाम से ही समझ सकते हो कि ये बैंकिंग तो है लेकिन एक नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है, और ये आपका बैंक से ज़्यादा एक कंपनी इसको माना जाता है। तो कंपनी है तो ये कंपनी है तो ये इस कंपनी के कानून के अंदर ही इसको रजिस्टर किया जाएगा। जैसे आपके स्केड्यूल बैंक है तो वो आरबीआई एक्ट के अंदर आते हैं, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। तो जैसे कि ये कंपनी है तो कंपनीज एक्ट जो 1956 है उसके तहत यहाँ पे एनबीएफसी को रजिस्टर करना होता है। और ये इंगेज होते हैं लोन और एडवांसेस के बिजनेस में, या फिर कोई शेयर है या स्टॉक है, बॉन्ड है, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ है, उन सबको एक्विजिशन करने के लिए जो भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है, तो उन सारे चीज़ों को ये देखते हैं। आप लोग देखो कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक अगर एनबीएफसीज की बात करें तो इसकी बेसिक कुछ फीचर्स है वो समझिए। कोई भी, यानी कि आप लोग देखो कि एनबीएफसीज किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड नहीं होते हैं जिनके प्रिंसिपल बिजनेस, अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हो, या फिर किसी सामान को गुड्स और सेल करना हो, परचेज और सेल करना हो, या फिर मीन्स कोई भी ऐसी सर्विसेज या फिर सेल और परचेज करने की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, तो इन सारे बिजनेसेस में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है आपका इंक्लूड नहीं होता है एनबीएफसी का। सेकेंड है कि एनबीएफसी को कैटेगराइज किया गया है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर लाइबिलिटीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती है एनबीएफसी, उसके बेसिस पे इसको आपका क्लासिफाई किया गया है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जो है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया, जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज़ है वो आप लोग देखो ऐसे ऐसे होते हैं, एनबीएफसीज एनडीएसआई है, एनबीएफसीज एनडी है। और साथ ही साथ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो वो काम करते हैं उनके भी बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। तो एनबीएफसीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस के जो इसके बेसिस पे जो काम करते वो तो है ही, साथ ही डिपॉजिट नॉन डिपॉजिट के बेसिस पे काम करते, और कुछ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ भी ये करते हैं जो कि इनके बेसिस में भी एनबीएफसीज डिफरेंट तरीके के होते हैं। मेजर कैटेगरी अगर आप एनबीएफसी का देखोगे तो यहाँ पे है एसेट फिनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि मेनली इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देती है, लोन कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है, जैसे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाया जा रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसको फाइनेंस करने के लिए ये कंपनी होते हैं। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होते हैं, कहीं कर्ज है तो उसको फंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये कंपनी होते हैं। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी है। एनबीएफसी फैक्टर्स है, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने तरीके के यहाँ पे एनबीएफसीज होते हैं। तो अब आप लोग के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि एनबीएफसीज क्या है और कितने तरीके के होते हैं। ये सारे कंपनीज जो है वो एनबीएफसी जैसा लाइसेंस लेते हैं, और इनको जो लाइसेंस मिलता है वो आरबीआई से मिलता है, और आरबीआई के द्वारा इनको लाइसेंस दिया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है, एनबीएफसीज बहुत सारे बड़े बड़े एनबीएफसीज जो है आईएलएनएफएस जब से ये डूबा है, इंसॉल्वेंट हुआ है,
तब से यहाँ पे आरबीआई को एक धक्का लगा है कि इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले एनबीएफसीज में भी अंदर से बहुत वो ह्यूज कर्ज में चले जाते हैं, तो इसलिए इनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की भी डेट में एनबीएफसीज को रेगुलेट किया जाता है, बट डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के द्वारा। कुछ एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करती है, कुछ एनबीएफसीज को सेबी भी रेगुलेट करते हैं। तो इसलिए इसके रेगुलेशंस को यहाँ पे और भी सटीक किया जाएगा, बेटर किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंपनीज जो भी यहाँ पे सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो कुछ एनबीएफसी से रजिस्टर्ड होता है आरबीआई के तहत। तो आरबीआई के तहत है तो उनको रेगुलेशन, सुपरवाइज, सर्विलांस, ये सारे काम आरबीआई के अंदर आता है। लेकिन और भी यहाँ पे एनबीएफसी से जो कि दूसरे रेगुलेटर्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो टाइप है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग है, और वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज है, स्टॉक यहाँ पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। तो ये सारे हैं, तो इसके आप अथॉरिटी देख सकते हो कि इसको कौन कौन यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। तो जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करते हैं। जो यहाँ पे इतने सारे तरीके के हैं, जो वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग है, स्टॉक ब्रोकिंग है, तो उनको सब यहाँ पे सेबी रेगुलेट करते हैं। और साथ ही आप लोग देखो कि निधि कंपनीज़ है, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज़ है, तो उसको एमसीए सर्विलांस करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं। चिट फंड कंपनी भी होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। इंश्योरेंस कंपनी भी होते हैं जो कि इड्डा के अंदर आता है। तो इतने सारे आप लोग देख सकते हो कि एनबीएफसीज को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए हर एक तरीके का जो एनबीएफसीज है उनके हिसाब से उनके रेगुलेटर्स होते हैं। साथ ही एक और कैटेगरी भी आप देख सकते हो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग देखो कि इसका रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलांस जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत होता है। इसके रेगुलेटर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं, और इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन से, तो स्टेट गवर्नमेंट है। तो नॉन कंपनी, नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंस कंपनी भी होते हैं यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लीज़ इसको आप लोग याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि एनबीएफसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली एक कलेक्टिव प्ले आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत अच्छा रोल ये प्ले करते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में, जिससे कि फिनेंशियल प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन हो पाती है। इट मीन्स कि सबसे मेन जो इसका रोल है वो ये है कि लोन एडवांसेस प्रोवाइड करना। समटाइम्स आप देखते हो कि जब आप बैंक जाते हो, कोई भी शेड्यूल बैंक, वहाँ पे आपको लोन लेना होता है किसी भी तरीके का, तो बैंक वाले काफ़ी दौड़ाते हैं कि आप ये पेपर्स ले आओ, वो पेपर्स ले आओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो समटाइम्स किसी किसी को बैंक में लोन लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन वही अगर आप एनबीएफसीज में जाते हो तो वहाँ पे इतनी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो आप लोग को बैंक से वो आप लोग को वहाँ से लोन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो मेनली क्या होता है ना कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ है या फिर एंटरप्रेन्योर्स है या फिर स्टार्टअप्स है, तो वो लोग बेटर समझते हैं कि एनबीएफसी से ही लोन ले लेना। बैंक वाले बहुत झमेला करते हैं, तो इसलिए एनबीएफसी का सबसे मेन रोल है ना कि फिनेंशियल प्रोडक्ट का इंक्लूजन्स आपको देखने को मिलेगा। लोग बैंकों के साथ जुड़ पा रहे हैं, और लोगों को जो यहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि जो लोन वगैरह की ज़रूरत है वो भी पूरी हो पा रही है। और इनोवेटिव प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है ग्रामीण और अर्बन जो भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं उन सबको। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी लेंडिंग हो रही है। जैसे आप लोग देखो कि हमारे कंट्री में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसकी 90% जो आप फंडिंग देखते हो और जो लेंडिंग देखते हो ना, वो एनबीएफसी पूरी करती है। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारी बैंक भी, शेड्यूल बैंक भी पूरी करती है, नो डाउट। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो उनका लेंडिंग जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी करती है। बट एक्चुअली हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ना, उसमें एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा होते जा रही है। तो इसलिए बहुत सारे बैंकों के ब्रांच में ये होल्ड लगा दिया गया है कि अब वो लोग जो है यहाँ पे एटलीस्ट जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको लेंड नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ब्रांचेस से ये नहीं हो पाता है। तो सबसे बेटर तरीका होता है एनबीएफसी, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की अगर ज़रूरत है दूसरे एरिया में, तो वो भी एनबीएफसी पूरा करते हैं। आज के डेट में स्टेटस क्या है ये देखते हैं। एनबीएफसी सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। लास्ट 5 ईयर में ये बताया जा रहा है कि जो बैलेंस शीट है एनबीएफसीज का, वो मोर देन डबल हो गया है। 2015 में जैसे 20 लाख करोड़ था, तो 2020 में आप देख सकते हो कि 5 साल में ये 50 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि क्लोज टू 9560 एनबीएफसीज हमारे कंट्री में है। तो ये जो स्टैटिक डेटा होता है ना, इसको आप लोग मगअप कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसको आराम से कोट कर सकते हो मेंस के आंसर में। साथ ही अब यहाँ पे समझते हैं कि क्यों ज़रूरत है, जब इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे पर्पस हो रहे हैं, हमारा ग्रोथ भी हो रहा है एनबीएफसी में, तो रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है। जो एनबीएफसी का ग्रोथ हो रहा है ना,
जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से यहाँ पे चैलेंजेस की भी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ चैलेंजेस यहाँ पे निकल कर आ रही है एनबीएफसी के बेटर मैनेजमेंट के लिए, तो उसको हम लोग को यहाँ पे टैकल करना है। सबसे पहला रिस्क है यहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क। इट मीन्स कि आप देखो जो IL&FS है, लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंस जो सर्विस लिमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज फेस किए थे। उसके कारण ये कंपनी जो है ना वो अचानक से इंसॉल्वेंट हो गई। उसके साथ साथ देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन दोनों के यहाँ पे रिस्क पे जाने के बाद ऐसा लगा आरबीआई को कि नहीं, अब जो एनबीएफसीज जो बड़े बड़े एनबीएफसीज है वो इस तरीके से अगर चैलेंज फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है। साथ ही आप देखो कि जितने भी बड़े एनबीएफसीज हैं उनको यहाँ पे बैंक ही समझा जाता है, माना भी जाता है कि वो बैंक है। तो रिसेंटली आरबीआई के जो इंटरनल वर्किंग कमेटी है वो यहाँ पे जो लाइसेंस नॉर्म्स है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए उसको वो रिवाइज़ किए हैं। तो एनबीएफसीज जो कि अब बैंक बन चुके हैं उनमें पोटेंशियल है, बहुत सारे एनबीएफसीज के पास पोटेंशियल है कि वो बैंक बन सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो बैंकों की रेगुलेशन और जो एनबीएफसी की रेगुलेशन है वो सही तरीके से हो सके। अब यहाँ पे इमरजेंस है फिनटेक सेक्टर का भी, जो यहाँ पे फिनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स का जो इमर्जेंस है उसके कारण भी जो बैंकिंग सेक्टर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है, और इसी के कारण हमें फाइनेंशियल सर्विस में कुछ इनोवेटिव लाने की ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए अब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा कदम लिया गया है कि एनबीएफसीज को जो है बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है और यहाँ पे आरबीआई के द्वारा क्या प्रपोज किया गया है? आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि जो जनरल अप्रोच था रेगुलेशंस का वो अब हटा के एक यहाँ पे टाइट आपका अप्रोच लाया जाएगा। सबसे पहले 4 लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा, जिसमें आपका बेस लेयर होगा, मिडिल लेयर होगा, अपर लेयर होगा एंड टॉप लेयर होगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो एनबीएफसी का ये बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है एंड यहाँ पे टॉप लेयर है। जो डिग्री है रेगुलेशन की हर एक सेक्टर का वो यहाँ पे उसके रिस्क से पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे बेस लेयर है तो बेस लेयर में आपका इक्विवेलेंट होगा एनबीएफसी एनडी, बट थ्रेशोल्ड कितना है, तो अगर 1000 करोड़ का उस कंपनी का थ्रेशोल्ड है तो वो बेस लेयर में आएगा। अब मिडिल लेयर में कौन से कंपनीज आएंगे जो उससे ज़्यादा होंगे? अगर यहाँ पे आप लोग देखो कि अपर लेयर में कौन से यहाँ पे कंपनीज आएंगे, अबाउट 25 to 30 अपर लेयर एनबीएफसीज है जो कि यहाँ पे फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू इसको रखा जाएगा। और टॉप लेयर में है यानी कि इम्पटी टॉप लेयर है, सुपरवाइजरी डिस्क्रिशन है। यहाँ पे सुपरवाइजरी होते हैं ना उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि टॉप लेयर में कौन से यहाँ पे एनबीएफसीज को रखा जाएगा। तो जिस एनबीएफसीज में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा उनको अपर लेयर में कैटेगरी में रखा जाएगा। फाइन। अब क्लासिफिकेशन चेंजेस होगा एनपीए का। जैसे आप देखो कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है यानी कि ऐसी एसेट जो कि काम नहीं कर रही है, जब लोन दे दिया जाता है बैंकों के द्वारा और वो लोन अपने मैच्योरिटी टाइम के बाद अगर बैंकों को वापस नहीं किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि बैंकों का जो एसेट था अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो एनपीए इस तरीके से बहुत बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लोगों को लोन दे दिया जा रहा है लेकिन लोन को वापस रिपेमेंट लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरी था एनपीए का जो कैटेगरी था अब उसको भी यहाँ पे अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाएगा। और बेस लेयर जो होगा वो 180 डेज से 90 डेज जो है ओवर ड्यू के लिए इसको रखा जाएगा। तो आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे बातें की जा रही है। क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा अगर ये सारे चेंजेस यहाँ पे करते हैं कि रेगुलेशंस का और एनपीए की क्लासिफिकेशन को अगर चेंज करते हैं तो इससे क्या यहाँ पे चेंज होगा ये समझिए। सबसे पहली जो बात है कि बैलेंस होगी, जो एनबीएफसी की फ्लेक्सिबिलिटी है और जो इसकी सिस्टमेटिक रिस्क है उसके बीच में एक अच्छा खासा बैलेंस बन पाएगा। जब किसी चीज़ को और किसी के मीन्स आप लोग देखते हो कि जब आप लोग मेंटोर के अंदर रहते हो तो आपको टाइम टू टाइम वो रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कहीं आप गलत अगर रास्ते में जाते हो, पढ़ते नहीं हो तो वो आपको समझाते भी है, तो आप लोग अपने ट्रैक पे रहते हो। तो वही काम एनबीएफसी को करना है। बैंक भी देखिए उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक पे रखा जाता है तो बैंक अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। हालांकि कुछ बैंक घाटे में चल रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन एनबीएफसीज क्या है कि उनको इतने सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अगर उसको रेगुलेट कर रहे हैं तो समटाइम्स यहाँ पे ढीलीपन देखने को मिलती है, जिसके कारण उनकी जो फंक्शन है वो यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो एक बेटर तरीके का यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा। साथ ही जो एनबीएफसी सेक्टर्स में जो आज लोगों का जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो जो धुलता जा रहा है, यहाँ पे ख़त्म होते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से बरकरार रहेगा। पहले के ज़माने में एनबीएफसी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता था, कॉन्फिडेंस था लोगों में, हालांकि आज के भी डेट में है, लेकिन जब बड़ी बड़ी एनबीएफसी डूब जाती है ना तब यहाँ पे कहीं ना कहीं डर लगता है, फियर आ जाता है अपने आप। तो इस तरीके से रेगुलेट करना ज़रूरी है जिससे कि जो बहुत सारे लोग एनबीएफसी सेक्टर से जुड़े हैं और उनको उस तरीके का लोन वगैरह फ़ायदा वगैरह होता है तो वो एनबीएफसी से जुड़े रहे, उनमें ट्रस्ट करे, कॉन्फिडेंट रखे। तो इसलिए इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, इससे फ़ायदा होगा। साथ ही इस सेक्टर्स में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। एनबीएफसीज में करप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी इशू यही है कि एनबीएफसी सेक्टर्स जो है आज के डेट में ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिल रही है और इसी के कारण फिनेंशियल रिस्क हो रहा है ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में। तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ये बेटर रहेगा, इसलिए रेगुलेट करना ज़रूरी है।
साथ ही साथ कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर्स को यहाँ पे आप लोग देखो कि पास्ट 2 ईयर्स में, तो यहाँ पे कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर्स की अपनी खुद की ही दुख है, वो भी 2 पास्ट ईयर से अगर हम लोग देखें, जैसे पीएमसी बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, तो एक हॉलिस्टिक रिबूट करने की ज़रूरत है। एनबीएफसीज़ का जो मैकेनिज्म है ना, उसको फिर से रिबूट करने की ज़रूरत है, यानी कि फिर से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। और एक क्रिटिकल चीज़ है कि लोगों की बैंक होते क्यों हैं, बैंक हमारे ही वजह से चल रही है, हमारे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के वजह से ही चल रही है। अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमें बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए, हमें बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, तो फिर बैंक किसी काम का रह नहीं जाएगा। तो जो कॉन्फिडेंस है और जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो बैंकों का मेन काम है, उसको बहुत सही तरीके से करने की ज़रूरत है। तो एनबीएफसी को रेगुलेट करना, इससे क्या होगा कि बैंकों की कुछ एक्टिविटीज़ है, जो लेंड करने की एक्टिविटीज़ है, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो पाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि कोई भी फंडिंग कॉन्स्टेंट जो होता था कि फ़ंड नहीं बेटर तरीके से कर पाते थे, तो ये सारी जो इश्यूज़ थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूर हो पाएगी। तो इसलिए कंक्लूज़न में यही बताया जा रहा है। आइए एक बार और फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखा क्या है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के मेंस में भी आप लोग देखोगे तो क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है एनबीएफसी को लेकर। तो एनबीएफसी क्या है और इसका क्या रोल है बैंकिंग सेक्टर में, ये हमने देखा। सबसे बड़ी बात होती है कि एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितने इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इंक्लूड है एनबीएफसीज़ को, जो डिफरेंट डिफरेंट एनबीएफसी है उसको रेगुलेट करने के लिए। स्टेटस क्या है हमारे इंडिया में, सिग्निफिकेंस क्या है, और क्यों हमें ज़रूरत है कि एनबीएफसीज़ को रेगुलेट करें, क्यों चेंज लाना है, और चेंज लाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है डिजिटल लेंडिंग। तो डिजिटल लेंडिंग के बारे में क्या बातें हो रही है। एक्चुअली आरबीआई के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है डिजिटल लेंडिंग को लेकर। जैसे आप लोग देखो कि जब आप बैंक जाते हो तो बैंक आपको लेंड करता है, इट मीन्स कि जब आप बैंकों से लोन मांगते हो तो वो आपको जो है आपको लोन देता है। तो इसी तरीके से डिजिटल लेंडिंग की भी बात की जा रही है। कुछ रिसेंट स्पॉट और पॉपुलैरिटी देखने को मिला है कि ऑनलाइन जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि मोबाइल लेंडिंग ऐप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न आज की डेट में रेज कर चुका है। जैसे आप लोग देखो कि ऑनलाइन भी कुछ ऐसे ऐप्स है, अगर आप लोग को लोन की ज़रूरत है तो उस ऐप के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी इसके ऊपर कुछ सीरियस कंसर्न बताई जा रही है। इसके अगर स्वरूप में हम लोग देखें तो जो वर्किंग ग्रुप है, ये यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, और वो यहाँ पे स्टडी करेंगे सारे एस्पेक्ट जो कि डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज़ आज की डेट में हो रही है, और जो कि यहाँ पे रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर्स में, और चाहे वो यहाँ पे अनरेगुलेटेड प्लेयर्स के द्वारा भी अगर किया जा रहा है, तो उनके बारे में कुछ यहाँ पे बातें बताई जाएगी। ये जो वर्किंग ग्रुप है, ये देखेंगे कि डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज़ कैसे चल रही है, और यहाँ पे कुछ डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज़ जो चल रही है उसमें कितना पेनिट्रेशन है, कितना लोग इसमें इंक्लूड है, और क्या स्टैंडर्ड है इसका। साथ ही साथ इसमें क्या रिस्क है, यानी कि जो रेगुलेटेड डिजिटल लेंडिंग अगर किया जा रहा है तो उससे क्या क्या रिस्क है उसको देखा जाएगा। और रिस्क किस चीज़ का, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का, रेगुलेटेड एंटिटीज़ का, कंज्यूमर को लेकर कितना रिस्क है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। आरबीआई के द्वारा पहले भी ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे बैंकों के द्वारा ही किया जा सकता है, और नॉन बैंकिंग जो फिनेंशियल कॉर्पोरेशंस है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनके द्वारा ही यहाँ पे लेंडिंग किया जा सकता है, या फिर कुछ और भी एंटिटीज़ जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो रेगुलेट कर रहे हैं। फर्दर जो आरबीआई है वो भी यहाँ पे मैंडेट करती है कि डिजिटल लेंडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे बैंकों के बिहाफ में जो यूज़ किया जा रहा है, या फिर एनबीएफसी के बिहाफ में जो यूज़ किया जा रहा है, वो यहाँ पे बैंकों का नाम को ज़रूर डिस्क्लोज़ करेंगे, और एनबीएफसीज़ को भी ज़रूर डिस्क्लोज़ करेंगे कस्टमर के सामने। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि अगर एसबीआई का भी कोई अपना एक ऐप हो जिसमें कि वो बैंक ऑनलाइन आपको लेंडिंग करे, अगर लोन की ज़रूरत है तो आपको फिजिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बैठे बैठे ऐप से ही उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा ना कि वो अपने नाम को छुपाएंगे नहीं। एनबीआई अगर एसबीआई है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर इंडियन बैंक है, तो वो अपने बैंक के नाम को छुपाएंगे नहीं, वो ज़रूर कस्टमर के साथ डील करेंगे। फाइन। तो ये आरबीआई के द्वारा भी मैंडेट किया गया है। डिजिटल लेंडिंग अगर आप मॉडल देखोगे तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि डिजिटल लेंडिंग होता क्या है। देखिए, डिजिटल लेंडिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें लोन ऑफर किया जाता है। आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर लोन को वो डिस्पर्स करते हैं या फिर मैनेज करते हैं डिजिटल चैनल के थ्रू, जिसमें कि लेंडर्स जो है वो डिजिटाइज जो डेटा है उसी को वो यूज़ करते हैं, और जो क्रेडिट डिसीजंस है वो इन्फॉर्म किया जाता है, और एक इंटेलिजेंस कस्टमर इंगेजमेंट को बिल्ड किया जाता है। आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपको प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा जिससे कि आपको लोन मिल सकता है। ये जो डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इवॉल्विंग है।
अराउंड द वर्ल्ड आप देखोगे जो डिजिटल लेंडिंग मॉडल्स है ना, वो यहाँ पे कुछ मार्केट स्ट्रक्चर या फिर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट या फिर कस्टमर की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि डिजिटल लेंडिंग मॉडल्स क्या क्या है। तो ऑनलाइन लेंडर्स है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को इन टू इन डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट्स होगा, वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू जो है आप लोग को यहाँ पे लोन के फॉर्म में पैसे मिलेंगे। P2P लेंडर है, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कुछ डिजिटल क्रेडिट भी यहाँ पे आपको बोरोवर और लेंडर्स के बीच में प्रोविजंस यहाँ पे दिया जा रहा है। टिपिकली कोई ऑन गोइंग सेंट्रल रोल अगर है यहाँ पे तो वो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं इन पार्टीज़ के बीच में। साथ ही ई कॉमर्स और सोशल प्लेटफॉर्म भी आप लोग देख रहे हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्रेडिट जो है वो कोर बिजनेस नहीं होता है, लेकिन ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उनका कोर बिजनेस होता है कि उनका ब्रांड और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कस्टमर डेटा को वो रिच करे, उनको कस्टमर का डेटा मिले, इसके ऊपर भी यहाँ पे काम होता है। मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हो, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वन बोरोवर जो है वो बहुत सारे लेंडर्स के साथ वो मैच करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन फ़ी में। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो लेंडर है, बोरोवर्स है, वो फिर यहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट में इंटर होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई ऑनलाइन ऐप के थ्रू अगर लोन के लिए अप्लाई करूँ, तो वो अगर मुझे लोन दे रहे हैं और मैं लोन ले रही हूँ, इट मीन्स कि ये बायलैटरल यहाँ पे इंगेजमेंट हो जाएगा, दो लोगों के बीच में इंगेजमेंट है। सप्लाई चेन अगर लेंडर देखें तो नॉन कैश डिजिटल लोन्स जो है वो स्पेसिफिक एसेट फाइनेंसिंग के लिए है। आपको इनवॉइस यहाँ पे फाइनेंसिंग दी जाएगी। इट मीन्स कि आप लोग को जो ऑनलाइन रिसिप्ट दिया जाता है उसको इनवॉइस फाइनेंसिंग कहते हैं। पे किया जाएगा आपको जैसे ही आपको एसेट को परचेज करोगे। साथ ही साथ मोबाइल मनी लेंडर भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे पार्टनरशिप मॉडल है जहाँ पे लेंडर्स जो है वो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं कि जो मोबाइल मनी लोन्स है वो ऑफर करे अपने कस्टमर बेस को। साथ ही टेक अनेबल लेंडर भी है। ट्रेडिशनल अगर आप लोग यहाँ पे लेंडर्स को देखोगे तो यहाँ पे डिजिटाइज पार्ट होता है लेंडिंग प्रोसेस का, या तो इन हाउस में या तो यहाँ पे पार्टनरशिप के थ्रू। तो ये सारे कुछ मॉडल्स है जिसके थ्रू आप लोग देखो कि डिजिटल लेंडिंग होती है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑलरेडी एक स्टैक ऑफ पब्लिक डिजिटल आइडेंटिटी, पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबको क्रिएट कर चुकी है। साथ ही साथ आप देखो कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम भी है हमारे यहाँ। हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, फोकस भी किया जा रहा है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंडिया का यहाँ पे ये इस चीज़ को लेकर रेगुलेशंस जो है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है। कैसे जो है डिजिटल लेंडिंग अब हमारे फिनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडिया में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर सकते हो। सबसे पहले देखिए कि डिजिटल लेंडिंग कैसे ये हमारे जो इंडिया में है वो हमारे फिनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा खास बात इसका यही है कि ये एफिशिएंसी है और रिच है। इट मीन्स कि अगर आपको लोन लेना होगा तो आप एक टाइम निकालोगे, उसके बाद अपने बैंक का लोकेशन देखोगे और फिर बैंक में आप जाओगे। वहाँ पे भी आपको बहुत टाइम देना होगा, लंबे कतार में खड़ा रहना होगा, या फिर कुछ लोग जो है हमेशा बोलते हैं आप इस काउंटर में जाओ, उस काउंटर में जाओ, तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है। आपके पास मोबाइल ऐप है, आप ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उसी में आप लोग अप्लाई करो और आपको तुरंत ही घर बैठे जो है आपके कंफर्ट जोन में आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो डिजिटल लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी भी है और रिच है, कम समय में ज़्यादा लोगों के पास तक ये पहुँच भी रहा है। फेयर है, इंक्लूसिव मैनर भी है, फास्टर भी है, साथ ही साथ इनोवेटिव और कॉम्पिटिटिव भी है। आज के डेट में आप देखो कि जो आपका फिजिकली प्रेजेंट है, इट मीन्स कि आपका जो दुकान है या फिर ऑनलाइन जो आपको मार्केट मिलता है, जितना भी जैसे फ्लिपकार्ट में आप शॉपिंग करते हो या फिर आप लोग बाज़ार में जाकर शॉपिंग करते हो, उसमें आपको बहुत तरीके का अंतर देखने को मिलेगा। आप एक दुकान में जाते हो ना तो आप अंदाज़ा लगा लेते हो ना कि इस दुकान में कितने तरीके के वैरायटी आपको जो है ड्रेसेस मिलेंगे। मान लो कि आपको शॉपिंग करने जा रहे हो ड्रेस के, तो आपको पता होता है एक दुकान का कि क्या लिमिट है, यहाँ पे किस तरीके के आपको ड्रेस मिलेंगे। लेकिन वही अगर आप फ्लिपकार्ट में आते हो तो ड्रेस की शॉपिंग करते हो तो आपको वैरायटीज़ मिल जाते हैं और आप अपने कंफर्ट जोन में जब भी आप फ्री हो, चाहे रात हो दिन हो, टाइम का आपको लिमिट नहीं होता है, चाहे आप कभी भी कहीं पे भी हो, आप आराम से उसको आप आराम से सर्च कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये क्या होता है ना कि एक इनोवेशन है, नए नए जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्लिपकार्ट में नए नए ड्रेसेस वहाँ पे आते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि दुकान में आपको सर्च करना पड़ता है कि इस दुकान में ये ड्रेस नहीं मिलेंगे, उस दुकान में वहाँ पर ये ड्रेस मिलेंगे। तो जहाँ पर आपको टाइम भी देना होता है, आपको ट्रैवल भी करना होता है, आपके पैसे भी वहाँ पर खर्च होते हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी नहीं देखने को मिलता है वहाँ पे। वही आप घर बैठे भी खरीद लेते हो तो आपका क्या होता है कि किसी किसी प्रोडक्ट में आपका डिलीवरी चार्ज लेते हैं और किसी किसी में वो उसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन घर बैठ के आप शॉपिंग कर लेते हो, उससे बेटर और क्या चाहिए, आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। तो एक तरीके का कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कॉम्पिटिटिव भी है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है जो आसानी से आपको मिल जाए आप उसी में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिजिटल मोड ज़्यादा चल रहा है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपका क्रेडिट मॉडल्स है उसको इन्हांसमेंट किया जा रहा है डेटा को यूज़ करके, वो भी नॉन ट्रेडिशनल डेटा सोर्स से।
तो इससे क्या होगा ना कि जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है वो बेटर तरीके से हो पाएगा। साथ ही ग्रोथ और पार्टनरशिप का भी इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, ये सपोर्टिव भी है, और यहाँ पे कोलैबोरेटिव रेगुलेटर्स है, जिससे कि हमारा फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि कैसे डिजिटल लेंडिंग जो है ये इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डिजिटल या फिर इसको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लेंडिंग जो है हमें अंडर सर्व्ड मार्केट को एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आप समझ सको लिमिटेशन क्या है अंडर सर्व्ड मार्केट का। तो यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन दे, और इनका हाई कॉस्ट भी होता है। साथ ही साथ अंडर राइटिंग प्रोसेस में यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री की ज़रूरत होती है, प्रूफ होता है कि आप अपना इनकम दिखाइए, एसेट बेस्ड कोलैटरल भी देना होता है। साथ ही कॉपरेटिव्स की भी ज़रूरत होती है, और ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं, और कंपटीशन बहुत कम ही होता है, कंपटीशन भी नहीं होती है। साथ ही साथ रिस्क होता है बहुत तरीके का, ठीक है, फंडिंग अपॉर्चुनिटी ये सब को लेकर। तो अंडर सर्व्ड जो मार्केट है, छोटे छोटे मार्केट है, उनको क्या लिमिटेशन है। तो यहाँ पे अगर छोटे छोटे मार्केट भी अगर ऑनलाइन आ जाए, डिजिटल आ जाए, तो उनको किस तरीके से यहाँ पे ये जितनी लिमिटेशन है उससे वो ओवरकम हो पाएंगे। तो अगर वो डिजिटल फुटप्रिंट को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको यहाँ पे ई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है, या फिर थर्ड पार्टी के यूजर्स के थ्रू भी वेरिफिकेशन हो जाता है, उनका फिजिकल डॉक्यूमेंटेशंस का भी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट जो है ना वो कम लगता है एज़ कंपैरिजन टू जब वो फिजिकल दुकान लगाते हैं। तो साथ ही आप देखो कि जो अंडर राइटिंग असेसमेंट है उसका प्रोसेस भी डिजिटल प्रोसेसिंग के थ्रू हो जाता है, और डिजिटल प्रोसेस के थ्रू अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो आपका जो है फास्ट ही होगा, और साथ ही साथ इसमें कोलैटरल की भी देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक सिंपल और कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ पाते हैं। साथ ही यहाँ पे क्रेडिट जो असेसमेंट मॉडल है वो भी कस्टमाइज्ड रहता है, और इसमें बिहेवियरल डेटा को भी यहाँ पे देख सकते हैं। टिपिकल जो एट्रीब्यूट्स है, किस तरीके के लोग जो है क्या चाहते हैं, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज है, वो इंटरेस्ट रेट का जो चार्जिंग है वो भी यहाँ पे उसी हिसाब से लग जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझो कि कोई दुकान अगर आपका फिजिकली कोई दुकान अगर बनाते हैं, और उसी तरीके से अगर कोई वो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाकर अगर वो ऑनलाइन उस सारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उनके बीच में जो यहाँ पे परेशानी है वो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शॉर्ट आउट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके है और बहुत ही तुरंत तरीके से आपको जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस में अगर लेंड कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा होगा। बहुत तरीके का चैलेंजेस भी फेस किया जाता है ये डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में। तो सबसे पहली बात है कि जो अनऑथराइज्ड डिजिटल लेंडर्स है, आप लोग देखते हो कि किसी भी तरीके का सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी आप लोग देखते हो कि बहुत तरीके का ऐसा भी साइट्स है ना जो कि ऑथराइज्ड नहीं होता, अनऑथराइज्ड होता है, जिसमें आपके डेटा को चोरी किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि जो डिजिटल लेंडर है, आप लोग को लग रहा है कि ठीक है चलो ऑनलाइन ले लेते, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड वाले भी ऐप आ जाते हैं। अगर आपको उसी से आपने अगर सबमिट कर दिया, आपने कोई पैसे अगर डिपॉजिट कर दिए या फिर कुछ कोलैटरल वगैरह रख दिए, वहाँ से अगर आपके साथ फ्रॉडरिज्म हो गया तो फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ओवर इंडेटनेस और एनपीए की इशू है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप लोग देखते हो कि आरबीआई बहुत बार जो है कैप लगा देती है, और बहुत सारे बैंकों के ब्रांचेस को रोक देती है कि अब आप और ज़्यादा लोन नहीं डिस्पर्स करोगे। तो अगर इस तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं तो कैसे उनको रोका जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑनलाइन ज़्यादा एक्सेस हो पाएगा तो लोग जो है आसानी से वो लोन ले लेंगे और बाद में वो रीपेमेंट भी नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ जो ऑलरेडी बैंक एनपीए की इशू से झेल रही है वो कैसे इससे बच पाएगी। हाई इंटरेस्ट रेट और एग्रेसिव कलेक्शन भी हो सकता है। जो अनऑथराइज डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करेंगे, और लोग भी जो है अगर उनको अवेयरनेस नहीं रहा, लोगों को पता नहीं रहेगा कि ये गलत तरीके का एप्लीकेशन है, तो मे बी वो हाई इंटरेस्ट रेट में भी लोन को परचेज कर सकते हैं, मीन्स लोन ले सकते हैं। और डेटा प्राइवेसी की इशू है, जैसे कि आज तक आपको पता है कि हमारे कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन कानून को लागू ही नहीं किया गया है। तो हमारी प्राइवेसी की इशू है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी की बात किया गया है। तो कैसे हम लोग इस चीज़ को मान लें कि हमारे जो डेटा उस सारे ऐप में जा रहे हैं तो वो सिक्योर है। कहीं ना कहीं हमारी डेटा का भी मिसयूज़ हो सकता है। आज की डेट में आप देखो कि कार्ड की क्लोनिंग हो जाती है और हैकिंग वगैरह भी हो जाता है। तो आपकी जो डेटा मीन्स आपका जो कार्ड है या फिर आपका जो बैंक डिटेल्स है वो भी तो लीक हो सकता है, फ्रॉडरीज में भी तो हो सकती है। तो डेटा प्राइवेसी की भी एक इशू है। तो चैलेंजेस यहाँ पे इतने सारे हैं, लेकिन अब ये देखते कि कैसे ये चैलेंजेस जो डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में जो है उसको टैकल कर सकता है। ये सारे अगर चैलेंजेस हैं तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है नेशनल लेंडिंग कॉर्पोरेशन है, एक एम्ब्रेला बॉडी है, यानी कि बहुत बड़ी बॉडी है जो कि मेनली यहाँ पे फोकस करेगी कि कैसे यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसीआई है उनके लाइन पे ये चलेंगे और लेंडिंग को ये देखेंगे, जिसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और ये आरबीआई के ही तहत ये किया जाएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी का बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन होगा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू क्या होगा कि डेटा को सिक्योर किया जाएगा, और जो कस्टमर की यहाँ पे कैपेसिटी है
उसको भी यहाँ पे बेटर तरीके से एनालाइज किया जाएगा। लोगों को फिनेंशियली लिटरेट करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप लोग को भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे ऐप्स आपको एडवर्टीजमेंट ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल करो, इससे आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ गाइज़, आप लोग वो सारे एडवर्टीजमेंट के झांसे में मत आइए, वो बहुत रॉन्ग होते हैं। आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर उससे लोन लेना है, डिपॉजिट करना है, कुछ भी करना है ना, पैसे से लेन देन अगर आपको करना है, तो प्लीज़ गो इन गूगल और पहले उसको सर्च कीजिए। ठीक है, गूगल पे जाकर उसको पहले सर्च कीजिए, उसके बारे में ऑथेंटिसिटी देखिए कि वेदर वो जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज़ मत कीजिए। इसी को कहते हैं फिनेंशियल लिटरेसी। आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके की मिस्टेक करेंगे तो फिर इसको ब्लंडर कहेंगे। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे कहा गया है कि क्लियर गाइडलाइंस दिया जाएगा जिससे कि डेटा सिक्योरिटी हो, प्राइवेसी हो और कंज्यूमर की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको भी सिक्योर करके रखा जाएगा। साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट है। इट मीन्स कि यहाँ पे रूल्स होते हैं, एक रेगुलेशंस होता है जिसके बेसिस में कोई भी कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे डिजिटल लेंडर्स के लिए भी बहुत सही तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट रखा जाएगा जिसमें कि कुछ प्रिंसिपल होंगे जैसे कि इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। तो ये सारे बेसिस पे ये सारे काम किए जाएंगे। तो यहाँ पे बताया भी गया है, प्रॉब्लम भी बताई गई है, सॉल्यूशन भी बताया गया। तो डिजिटल लेंडिंग से अगर कोई भी तरीके का आपका क्वेश्चन बनता है तो आई थिंक कि अब आप लोग उसके लिए लिखने के लिए कैपेबल हो। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें। सबसे पहले तो डिजिटल मॉडल देखें कि डिजिटल लेंडिंग मॉडल्स कितने तरीके के हैं, डिजिटल लेंडिंग होता क्या है, आरबीआई इसको कंसर्न में क्यों ले रही है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे डिजिटल जो लेंडिंग है वो हमें अंडर सर्व्ड मार्केट के लिए कैसे हेल्प कर सकता है और कैसे ये फ़ायदेमंद भी है, क्या क्या चैलेंजेस है और उन सारे चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। अब आपको जैसे कि पता है हमारे मोदी जी स्टार्टअप के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, तो स्टार्टअप के बारे में आपको पता होना चाहिए और आज की डेट में ये आगे भी निकल कर आ रहा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को ये इनॉग्रेट किया गया था। तो ये एक लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट कहा जा रहा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया जब से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में लाया गया। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में कुछ भी लिखने को आए तो ये प्रारंभ के बारे में याद रखना है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है। अब ये प्रारंभ है क्या? प्रारंभ इट मीन्स कि यहाँ पे जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री है, एकेडमिया है, इन्वेस्टर्स है, स्टार्टअप्स है और सारे स्टेक होल्डर्स को ये कोशिश किया जाएगा कि वो एक प्लेटफॉर्म में आए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में और कुछ जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम का वो यहाँ पे पूरा करें। इट मीन्स कि गुड प्रैक्टिसेस हो हमारे इकोसिस्टम का, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, खुद के लिए अगर कोई न्यू आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, उनके डेप्थ को यहाँ पे बढ़ाए। साथ ही ग्लोबल कैपिटल यहाँ पे अटेंशन दे कि ग्लोबल कैपिटल की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों के पास आइडिया बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग अपनी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनके पास फंड की क्रंचेस होती है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ है जो कि इनोवेट करना चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पाता है पैसों की कमी के कारण। तो स्टार्टअप को सबसे ज़्यादा चीज़ की क्या ज़रूरत होती है कि वो उनको ग्लोबल कैपिटल मिले और जो डोमेस्टिक कैपिटल है वो भी मिले और अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे प्रारंभ की। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। साथ ही आप देखो कि 25 कंट्रीज़ या फिर मोर देन 200 ग्लोबल स्पीकर्स है जो कि यहाँ पे मेंबर ऑफ बिम्स्टेक है, जिसमें कि आपको मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक भी देखने को मिलेंगे, वो भी इंक्लूड हुए और वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए। तो समझते कि वो स्टार्टअप क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा, जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, उनके द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी एंटिटी जो कि इनकॉर्पोरेट है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, क्योंकि ये सारे स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत और रजिस्टर्ड किया गया है अगर पार्टनरशिप फर्म जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, या फिर रजिस्टर्ड किया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। इन तीनों कानून के तहत अगर कोई भी यहाँ पे कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है तो उनको हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप देखो कि डिपार्टमेंट जो है, अगर आप लोग देखो कि उसी हम लोग डिपार्टमेंट को या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि उसी कंपनी को स्टार्टअप कंसीडर करेंगे अगर उनकी पीरियड जो है वो 10 ईयर्स हो चुकी है जब से वो रजिस्टर्ड कराए हैं और उनको एनुअल टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ऊपर नहीं है एक फिनेंशियल ईयर में,
और वो काम कर रहे हैं इनोवेशन, डेवलपमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट, किसी भी प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ नया ला रहे हैं, कुछ सर्विस यहाँ पे नया डेवलप कर रहे हैं, तो अगर ये सारे क्राइटेरिया इनके द्वारा किया जा रहा है तो उनको हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी को हम लोग स्टार्टअप तभी कहेंगे जब उनका पीरियड जो है उनका काम करने का, जब से वो रजिस्टर करा है तब से लेकर वो 10 साल तक काम किए हैं, तब उनका जो है हम लोग स्टार्टअप बोलेंगे। ठीक है, आज की डेट में अगर करंट स्टेटस देखें हमारे कंट्री में स्टार्टअप इकोसिस्टम का, तो इंडिया आप देखो कि थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, और हमारे यहाँ 38 यूनिकॉर्न है। कलेक्टिव वैल्यू आप देखो तो $130 बिलियन तक का भी है। तो अगर स्टार्टअप की ग्रोथ देखें तो वो लगातार बढ़ते जा रहा है, ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15% पर ईयर बताया जा रहा है। इनॉर्मस ग्रोथ भी आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी सेंट्रिक स्टार्टअप्स है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे आपको फील्ड में भी देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहला है फंड की कमी। एक रिसेंट रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था कि 85% जो न्यू कंपनीज़ है वो अंडर फंडेड है, यानी कि इंडियन स्टार्टअप है लेकिन उनको फंड नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है रेवेन्यू जनरेशन, उनका सही तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इनएडिक्वेट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी देखने को मिलती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है, लॉजिस्टिक एबिलिटी की कमी है, बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर की कमी है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होता है, इट मीन्स कि कुछ पेपर वर्क होते हैं जिसमें कि ब्यूरोक्रेट शायद उनको उस तरीके का हेल्प नहीं कर पाते। हर्डल्स है जैसे कि पुअर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेटरीज कंप्लाइंसेज होते हैं, कम्प्लेक्स लेबर लॉज है, कानून भी हमारे यहाँ इतने कम्प्लेक्स है कि लोगों को समझ में नहीं आते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है जैसे क्रिप्टो करेंसी है, 5G है, तो ये सब जो है ना उनकी ग्रोथ को लेकर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। साथ ही मेंटोरशिप और सपोर्ट की कमी देखने को मिलती है, हमारे कंट्री में स्टार्टअप्स को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट फिर भी बताया जा रहा है कि कैसे स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव एम है वो हमारे ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और हमारे यहाँ स्टार्टअप की जो इकोसिस्टम है उसको इनक्रेज कर सकते हैं। तो 2016 में जैसे कि हमारे यहाँ स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है सरकार की, उसको लाया गया है जिसके थ्रू हमारे इंडिया में एक ऐसा कल्चर हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे जो भी बच्चे हैं, जहाँ पे जो भी लोग हैं वो खुद का बिजनेस क्रिएट करना चाहे, वो खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहे। इट मीन्स कि आप जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में आप देखो कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं और साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया का एम है यहाँ पे कि रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, वो भी कैसे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 3 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी बताया गया। सबसे पहले हैंड होल्डिंग है, फंडिंग इंसेंटिव्स है, इंक्यूबेशन है। हैंड होल्डिंग में आप देखो कि लीगल सपोर्ट है, यानी कि सेल्फ सर्टिफिकेशंस और कंप्लाइंसेस होना चाहिए 9 इन्वायरमेंट एंड लेबर लॉज का, ये मोबाइल ऐप के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि फंड ऑफ फंड्स भी हैं, यानी कि सिड भी फंड ऑफ फंड्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो यहाँ पे रखा गया कि स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंडस्ट्री एकेडमिया भी है, 31 इनोवेशन सेंटर है, 13 स्टार्टअप सेंटर है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की जा रही है, यानी कि फास्ट ट्रैक जो स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन भी मिलेगा, कुछ नया आपने अगर इनोवेशन किया तो उसके लिए आपको हक मिलेगा पेटेंट के रूप में। एग्जिट प्रोसेस भी है, अगर आपको लगता है कि अब आप अपने स्टार्टअप कंपनीज़ को, बिजनेस को नहीं चला सकते तो आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर आप लोग देखो कि इसको मॉड्यूल को ये समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखी गई है कि स्टार्टअप इंडिया जो है, आप लोग देखो कि यहाँ पे ग्रोथ, इसका ग्लोबल मार्केट एक्सेस जो है वो यहाँ पे अनेबल होगा। कुछ इंडियन स्टार्टअप्स की जो नॉलेज है, जैसे कि बायलैटरल गवर्नमेंट के साथ हमारी एग्रीमेंट हुई है, जैसे रशिया, साउथ कोरिया, पोर्तुगल, जापान, नीदरलैंड, यूके, स्वीडन, फिनलैंड, इजराइल और सिंगापुर के साथ, इसको हम लोग स्टार्टअप ब्रिज भी कहते हैं। यानी कि स्टार्टअप ब्रिज जिसमें कि इन्वेस्टर्स होंगे, इंक्यूबेटर्स होंगे, एक्सेलरेटर होंगे, एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर्स है वो दोनों कंट्री के होंगे, वो लोग एक साथ आएंगे और जिस भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात करना है अपने कंपनीज़ को लेकर, वो रिसोर्सेज को वो एक्सपेंड करेंगे और ग्लोबल एंटिटीज़ वो बनेंगे। मोर देन आप देखो कि 8000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स है जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल में रजिस्टर्ड किया गया और जिसमें कि वो बिजनेस भी कर रहे हैं और इनका यहाँ पे वर्थ कितना है तो 2300 करोड़ तक का भी है। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आप देखो कि क्या क्या है, तो 100 करोड़ स्टार्टअप फंड यहाँ पे स्टार्टअप सीड फंड रखा गया है। चेंज किया गया है स्टार्टअप के डेफिनेशन को। बजट 2020 और 21 में भी आप देखो कि 1% कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप को इंक्लूड किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। 1000 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और टैलेंट यूटिलाइजेशन फंड रखा गया है। ई-बीज पोर्टल है जिसमें कि 14 रेगुलेटरी लाइसेंस है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसके द्वारा जितने भी यहाँ पे आपके 3 फेज़ में शिशु, तरुण, उस तरीके से आपको जो है यहाँ पे लोन डिस्पर्स किया जाएगा।
वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए स्टार्टअप का जो इनिशिएटिव है, ये आपका जो स्ट्रक्चर चेंजेस है, जैसे कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इनोवेशन को इंकरेज करना, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, इंडस्ट्री एकेडमिया को यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना, इंटरप्रेन्योरशिप्स को यहाँ पे बनाना, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, जेंडर का हो, कास्ट का हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हो, सबको यहाँ पे लेकर आना, ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। साथ ही आप देखो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक लिंकेज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी एसेंशियल है कि जिससे हमारा ऑफ द यूथ, बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे कंट्री में आ पाए। फाइन, तो ये बहुत अच्छी आर्टिकल है जिसमें कि आपको काफ़ी डेटाज और काफ़ी पॉइंट भी मिले होंगे जिसमें कि आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में लिख सको। एंड यस, वन मोर थिंग कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि स्टार्टअप के द्वारा क्या यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो स्टार्टअप्स में आप देखोगे कि पॉजिटिव डिसरप्टिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है इकोनॉमिक के स्फेयर में, जहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, लोग जो है अपने अपने आप को रोज़गार भी देते हैं और दूसरे को भी रोज़गार देते हैं, और नया टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी होता है। साथ ही जो हमारे यहाँ का इकोनॉमिक गैप है वो भी कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है। आप देखोगे कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक आज के डेट में कैसे बढ़ते जा रहा है। तो स्टार्टअप से आप देखो कि यहाँ पे विमेन जो है, मुद्रा लोन के हिसाब से आप देखोगे कि 75% से ज़्यादा लोन जो है विमेन ले रही है। ये 44% जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है जो कि विमेन डायरेक्टर है। 45% स्टार्टअप्स है जिसमें टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है। हर एक स्टेट में आप देखोगे तो वो सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को, वो भी लोकल पॉसिबिलिटीज़ में। यूथ आप देखोगे कि हर तरीके के बैकग्राउंड से वो यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं और उनके ऊपर भी ये पोटेंशियल है कि वो यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में काम कर सके। फाइन, तो बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, आप शानदार कह सकते हो। ये स्टार्टअप इंडिया का एक नेक्स्ट स्टेज आप बोल सकते हो जिसमें कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है। यहाँ पे इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज़ स्टार्टअप, इसको भी टेक्निकल फॉर्म में यहाँ पे आपका डिस्कस किया गया है, और किसको यहाँ पे स्टार्टअप का अधिकार दिया जाएगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है। और क्या स्टेटस है वो भी हमने देखा, क्या चैलेंजेस है वो भी हमने देखा, और कैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, तो इसके लिए ये फिगर है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपके सामने क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, इससे मुझे बस मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, जिसके बेसिस में मैं डेली बेसिस में आपके लिए लेक्चर लेकर आ पाती हूँ। साथ ही आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे क्या होता है ना कि जब भी मैं यहाँ पे लेसन्स को अपलोड करूँ तो आपके पास तक वो नोटिफिकेशन जाना चाहिए। कई बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता। तो शार्प आपको 4 PM में हर एक दिन आपको लेसन देखने को मिलता है। करेंट अफेयर्स की वीडियो हमारे साथ आप लोग देख सकते हो, इससे आपका मंथली मैगजीन बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो एक बार कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ मिलते हैं हम लोग कल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।